जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बीटीसी या डीएलएड कह लीजिए, आज उसका हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग कुछ डिफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उन डिफिनेशंस के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल जो हैं हम नहीं लगा सकते। तो हम लोग कुछ डिफिनेशंस पढ़ चुके हैं और कुछ और डिफिनेशंस पढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे समापवर्तक। समापवर्तक किसे कहते हैं, अर्थात कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम लोग फैक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो समापवर्तक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो सम धन अपवर्तक आ जाएगा। सम मतलब होता है बराबर और अपवर्तक मतलब आप पढ़ चुके हैं गुणनफल या भाजक। बराबर का मतलब ये हुआ जो चीज सबके पास हो, यदि कोई चीज सबके पास है तो वे दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, राम है श्याम है। इस राम के पास जो जो चीजें हैं श्याम के पास भी वही वही चीजें हैं, तो ये दोनों क्या कह जाएंगे, सम कह जाएंगे, बराबर कह जाएंगे। तो सम का सेंस ये भी एक निकलता है। तो समापवर्तक का जो संधि विच्छेद है सम धन अपवर्तक है। यहां पर अ छुपा हुआ है, अ यहां पर अ और ये अ मिलकर क्या हो गया है, आ हो गया है, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि हो गया है, ये दीर्घ स्वर संधि हो गया है। तो समापवर्तक हम किसे कहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 20 हो गया और ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। 20 का आप अपवर्तक बताइए, अर्थात गुणनखंड। तो 20 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। 30 का बताइए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। ये वैसे ही 40 का बताया जाए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, उसके बाद 20 से कटेगा, उसके बाद 40 से कटेगा। ये अपवर्तक मैंने लिखा है, ये सब अपवर्तक है, अपवर्तक। अब इनका सर्वनिष्ठ अपवर्तक बताइए। सर्वनिष्ठ अपवर्तक, सर्वनिष्ठ अपवर्तक अर्थात वे अपवर्तक बताइए जो सब में हो। सब माने बराबर, यानी कि जो सब में हो। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। ये समापवर्तक हो गया। समापवर्तक 1 2 5 और 10, ये सर्वनिष्ठ समापवर्तक है। तो ये जो सर्वनिष्ठ समापवर्तक है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। तो 20 30 40 का समापवर्तक क्या होता है, 1 2 5 और 10 होते हैं। तो समापवर्तक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो सर्वनिष्ठ अपवर्तक होते हैं उन्हें ही हम लोग समापवर्तक कहते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो सर्वनिष्ठ अपवर्तक होते हैं, उन सर्वनिष्ठ अपवर्तकों को ही हम लोग समापवर्तक बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब अगली परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, म स प HCF। ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक।
और इसका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, मौसप किसे कहते हैं, यहाँ पर हम केवल डिफिनेशन पढ़ेंगे। मौसप और लसप निकालने की विधि की चर्चा नहीं हम लोग कर रहे हैं, केवल यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि मौसप की डिफिनेशन क्या होगी, लसप की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग मौसप पर निकालते हैं और लसप पर निकालते हैं, उसकी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आज। तो महत्तम समापवर्तक की डिफिनेशन क्या होगी, मौसप की डिफिनेशन क्या होगी। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लिया हूं 10, 30, 40, ये 20, 30, 40 में एग्जांपल लिया हूं। इनका ये मैंने क्या निकाला है, अपवर्तक निकाला है। 1, 2, 5, 10 ये मैंने क्या निकाला है, सर्वनिष्ठ अपवर्तक। अब मैं इनका मौसप निकालता हूं, मौसप। तो मौसप का मतलब यही हुआ कि जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक ये जो है वह सुपरलेटिव डिग्री में है। महत्तम माने सबसे बड़ा, तो ये जो सबसे बड़ा जो समापवर्तक है वही मौसप कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा समापवर्तक का है 10 है। जो सर्वनिष्ठ अपवर्तक है इनका ही नाम क्या है, समापवर्तक है। तो मौसप की परिभाषा क्या होगी, डिफिनेशन क्या होगी, ये हम लोग समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है उस सबसे बड़े समापवर्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौसप कहते हैं या HCF कहते हैं। तो 20, 30, 40 का मौसप 10 हो जाएगा, अर्थात 10 जो है वह सबसे बड़ा इनका क्या है, समापवर्तक है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जो मौसप होता है वह तीनों संख्याओं का अर्थात अपनी संख्याओं का एक क्या होता है, गुणनखंड होता है, अपवर्तक होता है। अर्थात मौसप से ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो हम लोगों ने समापवर्तक पढ़ा क्योंकि हम लोग अपवर्तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग समापवर्त्य पढ़ते हैं क्योंकि अपवर्त्य हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब अपवर्त्य हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग समापवर्त्य पढ़ते हैं। समापवर्त्य अर्थात कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं, समापवर्त्य मल्टीपल। तो समापवर्त्य यहां भी संधि विच्छेद हम लोग कर लेते हैं, समधन अपवर्त्य। यहां भी दीर्घ स्वर संधि है, तो इसको समझते हैं कि समापवर्त्य क्या होता है। तो मैं 2, 3 और 4 ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 2 का हम सबसे पहले क्या बताते हैं, अपवर्त्य बताते हैं। ठीक है, तो 2 का अपवर्त्य क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 पहाड़ा पड़ेंगे, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा। ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। ठीक है, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 27 होगा, उसके बाद 30 होगा, 33 होगा। ऐसे 4 का क्या हो जाएगा अपवर्त्य, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 4, 12, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा। ठीक है, 32 होगा, फिर 36 होगा। वैसे यहाँ पर 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा। ये 33 के बाद फिर 36 होगा। ये अब हम इनका समापवर्त्य निकालते हैं, अर्थात सर्वनिष्ठ अपवर्त्य निकालते हैं। सर्वनिष्ठ
अपवर्त्य। अपवर्त्य, तो ऐसा अपवर्त्य निकालिए जो सब में हो। तो आप देख सकते हैं सब में अपवर्त्य क्या है, ये देखते हैं 12 है, उसके बाद क्या है 24, उसके बाद 36, अर्थात इसका सर्वनिष्ठ है 12, 24, 36, इसके बाद क्या आ जाएगा 12 का पारा हो रहा है 48, ये आ जाएगा, अर्थात ये 12 का अपवर्त्य आ जाएगा, 12 का अपवर्त्य। तो समापवर्त्य किसे कहते हैं, इन्हें ही हम लोग समापवर्त्य बोलेंगे। जो सर्वनिष्ठ अपवर्त्य हैं इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, समापवर्त्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समापवर्त्य। तो समापवर्त्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के जो सर्वनिष्ठ अपवर्त्य होते हैं, ऐसे अपवर्त्य जो सब में हो। तो जो सर्वनिष्ठ अपवर्त्य होते हैं उन सर्वनिष्ठ अपवर्त्यों को ही हम उन संख्याओं का क्या कहते हैं, समापवर्त्य कहते हैं। तो 2, 3, 4 का जो समापवर्त्य होगा वह 12 के अपवर्त्य के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉस ऑफ प किसे कहते हैं, लॉस ऑफ प किसे कहते हैं, अर्थात इसका फुल फॉर्म होगा लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य अर्थात एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं किसे, ठीक है। तो इसका नाम है लॉसअप लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात ये जो समापवर्त्य है इनमें सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा 12 है, तो 12 ही 2, 3 और 4 का क्या हो जाएगा, लॉसअप हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लॉसअप किसे कहते हैं, लॉसअप 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो सबसे छोटा समापवर्त्य होता है। तो जो सबसे छोटा समापवर्त्य होता है उसे ही हम लोग उन संख्याओं का क्या कहते हैं, लॉसअप कहते हैं। जो लॉसअप होता है वह अपनी संख्याओं का सबसे छोटा अपवर्त्य होता है, अर्थात जो लॉसअप होता है वो अपनी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या है 2, 3, 4, तो ये इनसे 12 विभाजित हो जाएगा। और भी एक चीज मैं बता देता हूं कि जो मॉसअप होता है वह लॉसअप का अपवर्तक होता है, लॉसअप का क्या होता है, अपवर्तक होता है, गुणनखंड होता है। तो जो लॉसअप होता है वह, जो मॉसअप होता है लॉसअप का क्या होता है, अपवर्तक होता है या फिर गुणनखंड होता है। तो ये हम लोगों ने लॉसअप की परिभाषा क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं ये हम लोग समझते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए दो संख्याएं हैं, बल्कि एक ही संख्या है x और गुणे x, तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है, यदि दो संख्या का स्वयं में 2 बार गुणा किया जाए, अर्थात किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा किया जाए, तो प्राप्त गुणनफल जो है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे
2 का खुद में गुणा किया जाए तो ये 2 स्क्वायर आ गया ना, यानी कि ये 4 आ गया ना, तो 4 जो है 2 का वर्ग का आ जाएगा। 4 का कहेंगे 2 का वर्ग है। और स्वयं जो यह संख्या है वह गुणनफल का क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। अर्थात 2 4 का क्या है? वर्गमूल है, वर्गमूल है। वैसे ही यदि 3 गुणे 3 2 बार गुणा किया जाए तो 9 आता है। तो ये जो गुणनफल है वह गुणनफल इस संख्या का वर्ग कहा जाएगा। अर्थात 9 जो है 3 का वर्ग है और स्वयं यह संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। तो वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा क्या होगी? किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं तथा स्वयं वह संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। गुणनफल का क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। तो कोई भी संख्या का स्वयं में गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आएगा वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाएगा और स्वयं वह संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का 5 में गुणा किया जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो 25 जो है 5 का वर्ग है, लेकिन जो 5 है वो 25 का क्या है? वर्गमूल है। तो ये परिभाषा होती है। अब कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? ये हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो किसी संख्या को यदि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके, वर्ग के रूप में लिखा जा सके तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 को हम 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख दिया गया। अतः 16 जो है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। वैसे ही 121 है
तो ये आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा दिया गया है, तो यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 100 है तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आपका मान लीजिए 109 है, तो 109 को आप किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 109 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यदि किसी संख्या को किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं घन और घनमूल। हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल क्या होता है। घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन और घनमूल क्या होता है, यदि किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए, स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए, 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, घन कहलाता है। तथा स्वयं वह संख्या गुणनफल का घनमूल कहलाती है, गुणनफल का घनमूल कहलाती है, घनमूल कहलाती है। घनमूल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यक्स का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं और इसे हम यक्स का घनमूल कहते हैं। और जो यक्स है खुद इसका क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाया जाएगा। ये घन है, इसका ये घन है, लेकिन यह जो है उसका क्या है, घनमूल है। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लें 3 × 3 × 3, 3 3 के 9 3 27, 3 3 के 9 3 27, तो 27 जो है 3 का घन है, 3 का घन। लेकिन 3 क्या है, 27 का क्या कहा जाएगा, घनमूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, घनमूल कहा जाएगा। तो घन और घनमूल किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो जो गुणनफल है वह उस संख्या का घन कहलाता है, और स्वयं वह संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। वैसे ही पूर्ण घन संख्या क्या होती है, पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्या क्या होती है, तो यदि किसी संख्या को किसी संख्या के घन के रूप में लिखा जा सके, किसी संख्या के घन के रूप में लिखा जा सके, संख्या के घन के रूप में लिखा जा सके तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। वह संख्या
पूर्ण घन संख्या कहलाती है। उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 64 है, तो 64 को हम 4 का घात 3 लिख सकते हैं। तो इस संख्या को किसी संख्या के घन के रूप में लिख दिया गया ना, तो यह 64 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसे किसी संख्या के घात के रूप में लिख दिया गया है। उसे ही ऐसे 81 है तो आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो यह भी पूर्ण घन संख्या है। वैसे ही 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं आप। 125 है तो 5 के घात आप 3 लिख सकते हैं। तो ये सब की सब पूर्ण घन संख्या है, लेकिन 100 जो है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि आप 100 को किसी संख्या के क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहां पर जो 100 है, 100 को किसी संख्या के घात के रूप में, 3 घात के रूप में, क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, यहां पर 3 की घात 3 है तो ये होना चाहिए आपका 27, अर्थात 27 जो है वो अपूर्ण घन संख्या है। तो जिस संख्या को किसी दूसरी संख्या के घात क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है, अन्यथा वह पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाती है। तो हम लोगों ने पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कहते किसे हैं? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी उससे छोटे गुणनखंडों का योग, उससे छोटे गुणनखंडों का योग, छोटे गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती। तो इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तब फिर परिभाषा पर लौटेंगे। जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड 1 2 3 हुआ और 6 हुआ। वैसे ही जरा 28 का गुणनखंड किया जाए तो 1 हुआ, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर उसके बाद 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 28 से कटेगा। क्या करना है कि उस संख्या से छोटे गुणनखंडों को जोड़ना है। तो 6 को गुणनखंडों को जोड़ना है, लेकिन 6 से छोटे को जोड़ना है। 28 के जो गुणनखंड है तो 28 से छोटे गुणनखंडों को जोड़ना है। तो यहां पर जब आप जोड़ेंगे तो 1 धन 2 धन 3, ये कुल मिलाकर 6 होगा। यहां भी आप 28 से छोटे गुणनखंडों को जोड़ेंगे, 4 7 धन 14, तो 14 7 21, 21 4 25 2 27 1 28। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि उस संख्या के उससे छोटे गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है। तो इस तरह की जो संख्या होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। 12 को देखा जाए, इसका गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ। इसको कैंसिल करिए, ठीक है।
तो 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16। इसके गुणनखंडों का योग 16 है, उस संख्या के बराबर नहीं है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं कही जाएगी। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके उससे छोटे, उस संख्या से छोटे सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रामानुजन हार्डी संख्या कैसे करता है। रामानुजन हार्डी संख्या। रामानुजन हार्डी नंबर। रामानुजन हार्डी संख्या को टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टैक्सी का भी एक रोल है। बात ऐसी है कि जब रामानुजन बीमार थे तो प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिलने के लिए एक टैक्सी में बैठ कर गए, और जिस टैक्सी में बैठ कर गए उस टैक्सी का नंबर था 1729। ये टैक्सी का नंबर था। प्रोफेसर हार्डी जब रामानुजन से मिलने पहुंचे तो उनसे कहा कि देखिए, मैं जिस टैक्सी में बैठ कर आया हूं उसका नंबर है 1729, जो कि बड़ा अशुभ है, अशुभ संख्या मालूम हो रही है, क्योंकि इस संख्या की को मैंने देखा और आपकी ये हालत है। तो रामानुजन ने कहा कि नहीं, यह अशुभ संख्या नहीं है, बल्कि यह एक स्पेशल टाइप की संख्या है। हम 1729 को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं 12 का घात 3 और प्लस 1 का घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग 10 का घात 3 और 9 का घात 3 भी लिख सकते हैं। हम लोग 1729 को दो संख्याओं के घनों के रूप में और दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरह की यह संख्याओं को हम लोग रामानुजन हार्डी संख्या या टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। तो जिस संख्या को दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सके तो वह संख्या रामानुजन हार्डी संख्या कहलाती है। वह संख्या रामानुजन हार्डी संख्या कहलाती है। रामानुजन हार्डी संख्या कहलाती है। तो रामानुजन हार्डी संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लेकिन दो प्रकार से लिखा जा सकता है, तो उसे हम लोग रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। जैसे 12 का घात 3 प्लस 1 का घात 3 ये 1729 होगा, 10 के घात 3 9 के घात 3 ये भी 1729 होगा। तो इसको हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में और दो प्रकार से लिख ले रहे हैं, तो यह रामानुजन हार्डी संख्या कहलाएगी। यह सबसे छोटी संख्या है, यानी कि सबसे छोटी रामानुजन और हार्डी संख्या यही है। इसके बाद एक और संख्या है 4104। इसको भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं 16 का घात 3 लिख सकते हैं इसको, और प्लस 2 का घात क्या लिख सकते हैं? 3। और इसी को हम लिख सकते हैं 15 का घात 3 और 9 का घात
3 लिख सकते हैं। तो 4104 को हम 2 प्रकार से लिख ले रहे हैं, एक 16 का घात 3 और 2 का घात 3। एक प्रकार ये हो गया 15 का घात 3 9 के घात 3। तो इस 4104 को 2 संख्याओं के घनों के योग में हम 2 प्रकार से लिख पा रहे हैं, इसलिए 4104 यह रामानुजन हार्डी संख्या कही जाएगी, टैक्सी कैब नंबर कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह की संख्या के रिसर्च के पीछे, खोज के पीछे टैक्सी के नंबर का भी विशेष योगदान है, इसलिए हम लोग इसे टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने डिफिनेशंस पढ़ा, समापवर्तक क्या होते हैं, पूर्ण घन क्या होते हैं, टैक्सी कैब नंबर क्या होता है। ठीक है, ये परिभाषाएं बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बेहद जरूरी होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह की चीजें पढ़ सके और जान सके, क्योंकि इस तरह की चीजें हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।